जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बेटा, इस लेक्चर से हम एक नए किंगडम की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोटिस्टा किंगडम। तो चलो इस किंगडम के बारे में समझना शुरू करते हैं। देखो, प्रोटिस्टा किंगडम जो है इसके अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो कि यूकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। लेकिन सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है? यूकैरियोटिक। तो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है उन्हें हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। फाइलोजेनी अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि मोनेरा से इवॉल्व हुआ है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से ही इवॉल्व हुआ है प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर प्रोटिस्टा से प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया इवॉल्व हुए हैं, प्रोटिस्टा के जो मेंबर होंगे उनमें प्लांट की तरह, फंजाई की तरह और एनिमल की तरह, यानी कि प्लांट लाइक, फंजाई लाइक, एनिमल लाइक, तीनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कोई प्रोटिस्टा प्लांट लाइक होगा। मैं जब कहता हूँ प्लांट लाइक तो इससे आप क्या समझ रहे हो? इसका मतलब ये कि कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होंगे जो प्लांट्स की तरफ फोटोसिंथेसिस करते होंगे और उन्हीं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा से प्लांटी आगे इवॉल्व हुए होंगे। मैं जब कहता हूँ कि कुछ प्रोटिस्टा फंजाई लाइक रहे होंगे, यानी कि कुछ प्रोटिस्टा सैप्रोफाइटिक रहे होंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करके वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते होंगे। तो ऐसे प्रोटिस्टा जो फंजाई लाइक थे उनसे फंजाई इवॉल्व हुआ। और कुछ प्रोटिस्टा बेटा एनिमल लाइक होते हैं। हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। और जो प्रोटिस्टा एनिमल लाइक थे उन्हीं प्रोटिस्टा से एनिमेलिया, यानी कि एनिमल्स इवॉल्व हुए। बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोटिस्टा किंगडम जो होता है ना, इसका बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, प्रोटिस्टा का जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक, फंजाई लाइक, एनिमल लाइक तीनों ही तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे असर्शन रीजन इस पे आ सकता है, आपसे असर्शन पूछ सकता है कि बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड। बाउंड्रीज का मतलब होता है बेटा क्राइटेरिया, कि प्रोटिस्टा को डिफाइन करने का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक एंड फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन दिस किंगडम। इस किंगडम में ना आपको इन तीनों तरह के ही, इन तीनों कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे। इसलिए हम प्रोटिस्टा को सही से, इसका बाउंड्री को, इसके क्राइटेरिया को हम वेल डिफाइन कर ही नहीं सकते। जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं ना, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट को सबसे ज्यादा दिक्कत प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में ही होता है। क्योंकि प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास इन तीनों तरह के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो जब भी टैक्सोनॉमिस्ट को कहा जाता है कि किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करो जो कि प्रोटिस्टा के अंदर है, साइंटिस्ट का दिमाग खराब हो जाता है कि अरे ये इसको प्लांट लाइक बोले, फंजाई लाइक बोले या एनिमल लाइक बोले, क्योंकि प्रोटिस्टा में तो इन तीनों कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड। इसे असर्शन रीजन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा, प्रोटिस्टा के अंदर न्यूट्रिशन की बात करें तो प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर होलोफाइटिक होते हैं। होलो का मतलब होता है लाइक, फाइटिक का मतलब होता है प्लांट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूट्रिशन प्लांट लाइक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स की तरह। जैसे बेटा डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड डाई एटम्स वो मेंबर है प्रोटिस्टा के जो कि प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन वही प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ बेटा ऐसा प्रोटिस्टा है जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, यानी कि एनिमल लाइक इंजेक्शन करता है, पहले खाता है फिर पचाता है। वहीं अगर मैं स्लाइम मोल्ड्स की बात करूं तो बेटा स्लाइम मोल्ड्स ऐसे मेंबर है प्रोटिस्टा किंगडम के जो कि ऑस्मोट्रोपिक या एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऐसे ऑर्गेनिज्म का। तो स्लाइम मोल्ड जो है वो फंजाई लाइक, फंजाई भी बेटा आपको पता है सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। और स्लाइम मोल्ड भी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, यानी कि स्लाइम मोल्ड कहीं ना कहीं फंजाई के कैरेक्टर्स को भी अपने अंदर रखते हैं। राइट, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। कुछ कुछ बेटा ऐसे, और कुछ कुछ स्लाइम मोल्ड्स ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, लिविंग से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब बेटा कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो मिक्सोट्रॉफिक है। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या? प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, प्लांट की तरह भी न्यूट्रिशन लेंगे और एनिमल की तरह, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी करेंगे और इंजेक्शन भी करेंगे, जैसे यूग्लिनोइड।
यूग्लिनाइड ऐसा प्रोटिस्टा है जो मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। स्लाइम मोल्ड ऐसा प्रोटिस्टा है जो कि सेप्रोट्रोपिक यानी कि फंजाई लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। प्रोटोजोआ ऐसा प्रोटिस्टा है जो कि एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। डाइनोफ्लैजिलेट एंड डाइएटम्स ऐसे प्रोटिस्टा है जो कि प्लांट लाइक यानी कि फोटोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। तो देखो, एक किंगडम प्रोटिस्टा और उसके इतने सारे मेंबर, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइएटम, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोड एंड यूग्लिनॉइड, और सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग तरह का है। ठीक है, किसी का प्लांट लाइक है, किसी का एनिमल लाइक है, किसी का फंजाई लाइक है। इसलिए तो कहते हैं कि इस किंगडम का जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है, आर नॉट वेल डिफाइंड। एक प्रूफ भी कर दिया, राइट? यहाँ पे जो असर्शन रीजन था, इसको मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझाकर। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। प्रोटिस्टा के मेंबर रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? सबसे पहला, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, यूनिसेलुलर होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे बाइनरी फिजन से, या तो आपको देखने को मिलेगा स्लाइम मोल्ड ऐसे प्रोटिस्टा है जो कि स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन आगे जब मैं आपको स्लाइम मोल्ड पढ़ाऊंगा तो वहां अच्छे से समझाऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर। याद रखना, प्रोटिस्टा इज द किंगडम इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार अगर किसी किंगडम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी की गई थी तो वो था प्रोटिस्टा। क्योंकि मोनेरा में अभी तक हमने कहीं पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा। मोनेरा का कोई भी मेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। ठीक है, लेकिन प्रोटिस्टा में ही पहली बार ऐसे मेंबर्स को देखने को मिला, ऐसे मेंबर्स मिले थे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है? आप समझते क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से? जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो हम कहते हैं गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट है। बिना गैमेट्स के आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो देखो, एक गैमेट है, दो गैमेट है, ठीक है? दो गैमेट, दोनों गैमेट हैप्लॉइड है। दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करेगा, दोनों का फ्यूजन होगा, और जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो आपको पता है जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड है। बेटा, गैमेट्स के फ्यूजन को ही हम बायोलॉजी में कहते हैं सिनगैमी। सिनगैमी एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब होता है गैमेट्स का फ्यूजन होना। दो गैमेट्स आपस में मिल रहे हैं तो इस टर्म को हम कहते हैं सिनगैमी। ठीक है, अब यहाँ फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। बेटा, जाइगोट से सीधा न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जाइगोट से फिर इम्ब्रायो नहीं बनता। यूजुअली हम देखते हैं कि जाइगोट के बाद इम्ब्रायो बनता है और फिर इम्ब्रायो से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन भाई, प्रोटिस्टा किंगडम के तो मेंबर होते ही यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। और इम्ब्रायो की जब हम बात करते हैं तो इम्ब्रायो जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। अब अगर ऑर्गेनिज्म का बॉडी ही यूनिसेलुलर है तो उसमें एम्ब्रायो थोड़ी बनेगा। बताओ, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना? देखो, एम्ब्रायो नहीं बनेगा क्योंकि प्रोटिस्टा होते ही यूनिसेलुलर है। एम्ब्रायो तो उनमें बनता ना जिन जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं। राइट, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो उनमें बनता जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन भाई साहब, ये जो प्रोटिस्टा है ये खुद ही यूनिसेलुलर होता है। इसका जो अडल्ट होता है वही यूनिसेलुलर होता है, तो क्या खाक एम्ब्रायो बनेगा? तो ये चीज ध्यान रखना कि प्रोटिस्टा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जाइगोट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि अडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, अब देखो, सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब कैसा गैमेट का फ्यूजन हुआ है उसके बेसिस पे सिनगैमी तीन तरह के होते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स, टाइप्स ऑफ सिनगैमी आर कि किस तरह के गैमेट्स फ्यूज किए हैं, उसके बेसिस पे तीन तरह का सिनगैमी होता है। एक होता है आइजोगैमी, एक होता है एनाइजोगैमी, एक होता है ऊगैमी। अगर दोनों गैमेट सेम है, आइजो का मतलब सेम, ठीक है, अगर दोनों सेम गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूजिंग गैमेट सेम है, देखो मोर्फोलॉजिकली दोनों सेम है, ऐसे सिनगैमी को हम कहते हैं आइजोगैमी। और अगर दोनों गैमेट डिफरेंट है, एक गैमेट देखो छोटा है और एक गैमेट बड़ा है, ठीक है, एनी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो ऐसे सिनगैमी को हम कहते हैं एनाइजोगैमी। एनाइजो, ठीक है, एनाइजो का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट। आइजो का मतलब क्या हुआ? सेम। और एन आइजोगैमी का ही एडवांस फॉर्म होता है ऊगैमी। ऊगैमी इज द एडवांस फॉर्म ऑफ एन आइजोगैमी। ऊगैमी के समय क्या होता है? देखो, जो मेल गैमेट होता है वो तो स्मॉल होता है, और मेल गैमेट मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। लेकिन जब मैं बात करूं फीमेल गैमेट की, तो फीमेल गैमेट हमेशा लार्ज होंगे साइज में कंपेयर टू मेल गैमेट। और फीमेल गैमेट हमेशा नॉन मोटाइल होंगे यानी कि स्टैटिक होंगे, एक जगह रहेंगे। तो जब फ्यूजन होगा तो मेल गैमेट जाएगा फीमेल गैमेट के पास, मेल गैमेट जाएगा फीमेल गैमेट के पास, क्योंकि फीमेल गैमेट तो नॉन मोटाइल होता है। ठीक, चलिए
तो यहाँ पर 3 तरह का सिनगैमी हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजिंग गैमेट। आइज़ोगैमी में दोनों तरह के फ्यूजिंग गैमेट सेम होंगे, एनाइज़ोगैमी में दोनों तरह के फ्यूजिंग गैमेट डिफरेंट होंगे। ooगैमी जो है वो एनाइज़ोगैमी का ही एडवांस फॉर्म है, जहाँ पे मेल गैमेट स्मॉल, मोटाइल या नॉन मोटाइल भी हो सकता है, फीमेल गैमेट लार्ज और हमेशा नॉन मोटाइल यानी कि हमेशा नॉन मोटाइल यानी कि स्टैटिक होंगे। ठीक, बात समझ में आई तो? टफ नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाइफ साइकिल पैटर्न देखते हैं। जो प्रोटिस्टा होता है या इन जनरल, मैं प्रोटिस्टा की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? आप पूछोगे सर लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? देखो, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म का बन जाना, यानी कि पेरेंट से प्रोजनी का बन जाना, इसे ही हम बायोलॉजी में लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म ने एक और ऑर्गेनिज्म को बना दिया, तो हम कहते हैं वही उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल था। अब ये लाइफ साइकिल दो तरह का होता है, एक होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। और इस ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस होगा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसमें माइटोसिस होगा और दो गैमेट्स बनेंगे। ये दोनों गैमेट्स अब आपस में फ्यूज करेंगे तो फ्यूजन होगा। हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज किए तो जाइगोट बना, जो कि डिप्लॉयड है। अब ये जाइगोट डिप्लॉयड है और डिप्लॉयड जाइगोट से वापस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनना है, और डिप्लॉयड सेल को अगर हैप्लॉइड सेल में बनाना है तो आपको मियोसिस करना होगा, राइट? तो जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बन गया, डिप्लॉयड जाइगोट से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन गया, तो ऐसे मियोसिस को हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म का बनना है, उसी को हम कहते हैं लाइफ साइकिल। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म कैसा है? हैप्लॉइड। अब इस ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस होगा तो दो हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। और ये दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा। हैप्लॉइड हैप्लॉइड फ्यूज किया तो डिप्लॉयड जाइगोट बना। प्लॉयड जाइगोट से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का बनना है, तो ये जाइगोट में क्या होगा? जाइगोटिक मियोसिस होगा, और इससे फिर एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और ऐसे मियोसिस को हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। अब इस पूरे लाइफ साइकिल में, इस ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ साइकिल में आप देखो, डिप्लॉन्टिक फेज थोड़े समय के लिए आया, बस जाइगोट ही था जो कि डिप्लॉयड था, बाकी तो गैमेट हैप्लॉयड थे, ऑर्गेनिज्म भी हैप्लॉयड था। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बिकॉज हैप्लॉयड फेज लाइफ साइकिल में ज्यादा समय के लिए था। आप खुद देख लो, हैप्लॉयड फेज लाइफ साइकिल में ज्यादा समय के लिए। डिप्लॉयड तो बस इतना है, इतना इतना बस डिप्लॉयड है। सिर्फ जो जाइगोट बना है ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के दौरान, वही डिप्लॉयड है, ठीक। लेकिन ज्यादा फेज जो है, ज्यादा समय के लिए आपको यहाँ पर ऑर्गेनिज्म किस फेज में दिखाई देगा? हैप्लॉयड फेज में। इसीलिए ऐसे लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होता है, ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, गैमेट्स बनना है, तो डिप्लॉयड से आपको हैप्लॉयड गैमेट्स बनाना है, तो जाहिर सी बात है मियोसिस करना होगा, ठीक है। अपने यहाँ पर भी देखो, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाया था तो मियोसिस करना पड़ा था। यहाँ पर भी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड गैमेट बनाओगे तो मियोसिस करना पड़ेगा। और ये मियोसिस क्यों हो रहा है? ताकि ऑर्गेनिज्म से क्या बने? गैमेट्स बने। तो हम ऐसे मियोसिस को कहते हैं गैमेटिक मियोसिस। क्या कहते हैं? गैमेटिक मियोसिस कहते हैं, ठीक। चलिए, अब ये जो गैमेट्स है इनका क्या होगा? फर्दर फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? डिप्लॉयड जाइगोट। और ये डिप्लॉयड जाइगोट अगर आगे ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो इस पूरे साइकिल में देखो, ज्यादा समय के लिए ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड फेज में था। देखो, यहाँ पर भी डिप्लॉयड, यहाँ पर भी डिप्लॉयड, ये पूरा डिप्लॉयड, बस थोड़े देर के लिए हैप्लॉयड फेज आया था। ज्यादा समय के लिए क्या है? डिप्लॉयड फेज है। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बिकॉज डिप्लॉयड फेज लाइफ साइकिल में ज्यादा समय के लिए था। तो लाइफ साइकिल बेटा दो तरह के होते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आगे इसमें वेरिएशन भी आता है, जैसे हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, ये सब आगे पढ़ोगे, अभी की बात नहीं है। प्लांट किंगडम जब पढ़ोगे वहां पे हम बात करेंगे। इनमें वेरिएशन भी आता है, वो कैसे आता है वो तब हम समझेंगे, तब की बात है, अभी आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, तो चलिए। तो लाइफ साइकिल अभी के लिए याद रखो, एक हैप्लॉन्टिक होता है, एक डिप्लॉन्टिक होता है। अब बेटा बात करने वाले हैं हम क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा क्या है? एक, क्या है? किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर हम प्रोटिस्टा के क्लासेस की बात करेंगे। सबसे पहला क्लास है बेटा डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट जो क्लास है, इनमें आपको जो प्रोटिस्टा देखने को मिलेंगे वो मेनली मराइन होते हैं। ज्यादातर खारे पानी में, समुद्र में, सागर में रहना पसंद करते हैं मराइन। और डिफरेंट कलर्स के पाए जाते हैं डाइनोफ्लैजिलेट बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स।
क्योंकि पिगमेंट्स अलग अलग तरह का प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से अलग अलग तरह के कलर वाले आपको डायनोफ्लैजिलेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, सबसे बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेगा सेल्यूलोजिक सेल वॉल। इस सेल वॉल के ऊपर ऐसे देखो गोल 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 आपको प्लेट्स नजर आएंगे, सख्त प्लेट नजर आएंगे। स्टिफ का मतलब होता है बेटा टफ। तो सेल वॉल जो होगा, सेल वॉल पे आपको स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम ऐसे सेल वॉल को कहते हैं प्लेटेड सेल वॉल। ठीक है, प्लेटेड सेल वॉल। पूरे सेल वॉल पे ऐसे प्लेट्स लगा रहता है जो कि बहुत टफ होता है, और ये एक कवच की तरह काम करता है, आर्मर की तरह काम करता है। तो इसीलिए डायनोफ्लैजिलेट्स को आर्मर्ड एल्गी भी कहा जाता है। आर्मर का मतलब क्या होता है? कवच। जैसे आयरन मैन का कवच, आयरन मैन का आर्मर, मूवी देखा है ना आयरन मैन, तो वैसे ही कवच की तरह होता है। अब एल्गी क्यों बोला? बोले सर पढ़ा रहे हो प्रोटिस्टा और डायनोफ्लैजिलेट का नाम रख रहे हो एल्गी, ऐसा क्यों? बेटा एल्गी अकॉर्डिंग टू लीनियस, मैंने आपको कहा था ना कि लीनियस चाचा बोल के गए थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो एक्वेटिक हो, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा हो फोटोसिंथेसिस के समय, और उसके लाइफ साइकिल में एम्ब्रायो नहीं बन रहा, तो उसे हम एल्गी बोल देंगे। ये इन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और अपने हिसाब से बकैती करते गए थे। ठीक है, और इन्होंने एक बकैती कर दी कि इस ऑर्गेनिज्म में अगर ये 3 क्राइटेरिया मिल रहा है तो उसे एल्गी बोल देना है, जो कि एक तरीके से बेटा सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि है तो ये प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा है डायनोफ्लैजिलेट, लेकिन लीनियस चाचा के अकॉर्डिंग इसे आर्मर्ड एल्गी भी बोला जाता है। ठीक है, अब बोल के गए हैं तो हमें तो याद करना ही पड़ेगा भाई। कैरोलस लीनियस थे, ऐसे छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, बहुत चलती थी इनकी उस समय। चलिए, अब देखो आगे देखो, डायनोफ्लैजिलेट में आपको दो फ्लैजिला देखने को मिलेगा। एक फ्लैजिला ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, दूसरा उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। ठीक है, और ये जो फ्लैजिला है, ये दोनों फ्लैजिला, इनका मूवमेंट होता है विप लाइक। चाबुक देखा है? चाबुक, वो हंटर जो होता है, वो सर्कस में जाओगे तो सर्कस में जो शेर को ट्रेन करने के लिए चाबुक का इस्तेमाल करते हैं, तो चाबुक ऐसे फेंकते हैं तो ऐसे लहराता हुआ जाता है। हाँ, कभी पुराने बॉलीवुड फिल्म में देखना, चाबुक से किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं ब्रिटिश लोग। वो होता है ना, वो उससे क्या कहते हैं उसको, मार रहे किसानों को, राइट, चाबुक से। तो वैसे जो चाबुक होता है ना, उसका मूवमेंट भी विप लाइक होता है, एकदम शक करके लगता था। ठीक है, तो वैसे ही मूवमेंट करते हैं ये फ्लैजिला। द मूवमेंट ऑफ, इसीलिए जो डायनोफ्लैजिलेट का मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं व्हर्लिंग विप मूवमेंट। देखो, मूवमेंट ऑफ डायनोफ्लैजिलेट इज ड्यू टू द विप लाइक मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, इसीलिए जो डायनोफ्लैजिलेट का मूवमेंट है उसे हम कहते हैं व्हर्लिंग विप्स। ये डायनोफ्लैजिलेट कैसे मूव करेंगे? व्हर्लिंग विप मूवमेंट करके। बस इतना याद रख लो। डायनोफ्लैजिलेट ऐसे यूकैरियोट्स है, दोज डू नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन, जिनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। देखो, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ जेनेटिक्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा एक ऐसा यूकैरियोट है जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। तो प्रोटिस्टा को हम बीच का मेंबर भी कहते हैं, इसे मीजो कैरियोट्स कहा जाता है। मीजो मतलब मिडिल, मीजो कैरियोट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे यूकैरियोट्स है जिनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में मीजो कैरियोट। मीजो कैरियोट कौन है? डायनोफ्लैजिलेट, क्योंकि ये ऐसे यूकैरियोट है जिनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, मीसोकैरियोट्स आर यूकैरियोट्स विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। चलिए, इनकी न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोफाइट्स होते हैं, प्लांट लाइक न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए जाहिर सी बात है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होगा, जैसे कि क्लोरोफिल ए, सी एंड ज़ैंथोफिल्स। इनके अंदर स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है। बेटा मेनली ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन करते हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, रेयरली ही इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इनका कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर कुछ फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं, और ये फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, इनका काम क्या होता है? ये ना लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैसे? ड्यू टू सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शन। कुछ सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता है इन फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स के कारण, और जिसके वजह से ये फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स जनरेट करते हैं लाइट। ड्यू टू सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शन टू जनरेट लाइट। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर लाइट जनरेट करता है तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। बायो का मतलब भी हो जाता है लिविंग।
ल्यूमिनिसेंस का मतलब क्या? लाइट इमिट करना, लाइट जनरेट करना। तो जो कुछ कुछ डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं इनके अंदर आपको बायोल्यूमिनिसेंस प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ठीक है, जिसके कारण से देखो ये जो डायनोफ्लैजिलेट है ये ग्लो कर रहे हैं, जिसके वजह से डायनोफ्लैजिलेट का अलग अलग नाम भी रख दिया गया है, जैसे कि फायर एल्गी। ठीक है, ऐसा लगता है अंधेरे में एल्गी के ऊपर आग लगा हुआ है। नाइट लाइट, रात को चमकते हैं, लाइट जनरेट करते हैं रात के समय, इसीलिए नाइट लाइट भी कहा जाता है। इन्हें फायर एल्गी भी कहा जाता है डायनोफ्लैजिलेट्स को, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर बायोल्यूमिनिसेंस प्रॉपर्टी। बेटा एक डायनोफ्लैजिलेट है जिसका नाम है गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स एक तरह का रेड डायनोफ्लैजिलेट है, लाल रंग का होता है, और ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है ब्लूम, ब्लूम करता है, धड़ाधड़ मल्टीप्लाई करता है, जिसके वजह से रेड टाइड कॉज होता है बेटा, रेड टाइड। ठीक है, रेड टाइड का मतलब क्या? सरफेस ऑफ सी अपियर्स रेड। जो सी सरफेस होता है वो कैसा अपियर होता है? रेड कलर का अपियर होता है। तो रेड टाइड के लिए कौन जिम्मेदार है? गोनियोलैक्स। और रेड सी, रेड टाइड नहीं, रेड सी, रेड सी के लिए कौन जिम्मेदार है? याद करो, ट्राइकोडेस्मियम, जो कि एक तरह का साइनोबैक्टीरिया है, रेड कलर साइनोबैक्टीरिया है, ट्राइकोडेस्मियम पढ़ाया था ना। रेड सी के लिए, रेड सी के रेड कलर के लिए जिम्मेदार है ट्राइकोडेस्मियम, और रेड टाइड के लिए जिम्मेदार है गोनियोलैक्स। तो ये चीज याद रखना, गोनियोलैक्स एक तरह का डायनोफ्लैजिलेट है, एक तरह का प्रोटिस्टा है, और ट्राइकोडेस्मियम एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, मोनेरा किंगडम के अंदर आता है, एक तरह का प्रोकैरियोट है। ठीक है, चलिए। अब बेटा गोनियोलैक्स एंड जिम्नोडियम जो होते हैं ना, ये ब्लूम करते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, और पानी के अंदर टॉक्सिन रिलीज करते हैं। और ये जो टॉक्सिन होता है ये हार्म एक्वेटिक लाइफ एंड फिशेस, एक्वेटिक लाइफ और फिशेस को हार्म पहुंचाते हैं, किल कर देते हैं। और देखो, पानी में मछली है, मछली उस पानी में, गोनियोलैक्स एंड जिम्नोडियम ने ब्लूम किया और उस पानी में टॉक्सिन छोड़ दिया। उस टॉक्सिन को खाया मछली ने, उस मछली को खाया ह्यूमंस ने, ह्यूमंस मछली को खाते हैं ना, तो ह्यूमंस के अंदर भी ये टॉक्सिन आ गया। ठीक है, टॉक्सिन एंटर्स थ्रू फूड चेन, फूड चेन के थ्रू ह्यूमंस के अंदर भी टॉक्सिन आ गया। अब ये टॉक्सिन पैरालिसिस कॉज करता है ह्यूमन के अंदर। इफ इट फिशेस विद टॉक्सिन, अगर आपने वो मछली खा ली जिसने इस टॉक्सिन को खाया था, तो आपको पैरालिसिस हो जाएगा। तो इस तरीके से फूड चेन के थ्रू देखो किस तरीके से टॉक्सिन आ जाता है ह्यूमन के अंदर, और गोनियोलैक्स एंड जिम्नोडियम पैरालिसिस कॉज करते हैं। ठीक है बेटा, एक डाइनोफ्लैजिलेट है जिसका नाम है नॉक्टिलूका। इसे सी घोस्ट भी कहते हैं, समुद्र का भूत, सी घोस्ट, क्योंकि रात को चमकता है। ठीक है, तो कोई दूर से देखता है कि उधर क्या चमक रहा है, भूत है क्या, सी घोस्ट, तो इसीलिए नॉक्टिलिका को सी घोस्ट भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ बायोल्यूमिनिसेंस प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्राइजोफाइट्स की। ट्राइजोफाइट्स के अंदर हम दो ग्रुप्स को पढ़ने वाले हैं, एक है डेस्मिड्स और एक है डाईएटम्स। डेस्मिड्स जो होते हैं ये हेप्लॉइड होते हैं, और डाईएटम्स का जो बॉडी होता है वो डिप्लॉइड होता है। डेस्मिड्स को बेटा गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, और डायटम्स को पर्ल ऑफ ओशन यानी कि महासागर की मोती भी कहा जाता है डायटम्स को। बेटा क्राइजोफाइट जो होते हैं मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन डाइनोफ्लैजिलेट मेनली मराइन होता है। ठीक है, क्राइजोफाइट्स मराइन भी होता है और फ्रेश वाटर भी में भी पाया जाता है। अब हमें डिटेल में जो पढ़ना है क्राइजोफाइट्स के अंदर वो है डाई एटम्स। डाई एटम्स के बारे में एनसीईआरटी ने डिटेल में हमें पढ़ा है, तो हम भी डाई एटम्स को ही डिटेल में पढ़ेंगे। डाई एटम्स को बेटा चीफ प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है ओशन का। क्यों? क्योंकि डाई एटम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं? अपने अंदर फूड बनाते हैं, राइट? और डाई एटम्स को समुद्र में प्रेजेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म भी खाते हैं। जैसे लैंड पे मेन प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर प्लांट होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? जो प्रोड्यूस करे। कंज्यूमर का मतलब क्या है? जो कंज्यूम करे, खा जाए, राइट? तो जमीन पे जो चीफ प्रोड्यूसर्स है वो है प्लांट्स, और समुद्र में, ओशन में जो चीफ प्रोड्यूसर्स है वो है डाई एटम्स। इनका जो बॉडी होता है वो दो हिस्सों में बटा है। ठीक है, हैव टू ओवरलैपिंग शेल्स, दो ओवरलैपिंग शेल्स होती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होती है, लाइक अ सोप बॉक्स। सोप बॉक्स जैसे जिसके अंदर साबुन रखते हो ना, साबुन का डिब्बा, एक ऐसा डिब्बा होता है, उसके अंदर आपने साबुन रख दिया और इसके ऊपर से ऐसे लगा दिया, एक ढक्कन लगा दिया। जैसे मिठाई का डब्बा, मिठाई खाए हो, ऐसे एक डिब्बा है, उसमें बहुत सारी मिठाई है, और इसके ऊपर से एक और ऐसा डब्बा लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, ये मान लो एक
शेल है, ये मान लो एक शेल है, दोनों यहाँ पर एक दूसरा ओवरलैप कर रहे हैं, एक के ऊपर एक है, तो इसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, तो जो डायटम्स होता है इसका इसका जो बॉडी होता है दो हिस्सों में बटा होता है, दो ओवरलैपिंग शेल्स होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, एक ये है नीचे वाला और एक ये है ऊपर वाला। ठीक है, और बॉडी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक, अब सुनो, ये जो दोनों शेल है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग रीजन आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर ये रहा सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है डायटम्स का, वो सेल्यूलोजिक होता है, सेलुलोज का बना होता है। और इस सेल वॉल के अंदर आपको छोटे 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 सिलिका पार्टिकल्स नजर आते हैं। बेटा सिलिका पार्टिकल्स जो होते हैं इन्हें आप डिकम्पोज नहीं कर सकते। नेचर में सिलिका पार्टिकल का डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, कांट बी डिकम्पोज्ड। बहुत हार्ड पार्टिकल होते हैं, इजिली इसका डिकम्पोजिशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सेल वॉल के अंदर सिलिका प्रेजेंट है, तो ऐसे सेल वॉल को हम कहते हैं सिलिकेटेड सेल वॉल। ठीक है, सिलिकेटेड सेल वॉल जिसे कीसल घर भी कहा जाता है। ठीक है, कीसल घर भी कहा जाता है। और ये कीसल घर यानी कि ये सिलिकेटेड सेल वॉल डाईएटोमेशियस अर्थ को बनाता है। डाईएटोमेशियस अर्थ का मतलब क्या है, डाईएटोमेशियस अर्थ जो होता है वो फॉर्म होता है एट द बॉटम ऑफ सी सरफेस। इस कॉन्सेप्ट को समझो, देखो मान लो ये समुद्र है। ठीक है, और यहाँ नीचे समुद्र का ये सरफेस है। ठीक है, ये पानी है, यहाँ पे ऊपर में बहुत सारे डाई एटम्स हैं। ठीक है, ये सरफेस है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सरफेस। सी सरफेस है या ओशन सरफेस, ओशन का सरफेस है। अब ये जो डाई एटम्स है, ठीक है, इनके पास क्या है, सिलिकेटेड सेल वॉल है, और सिलिकेटेड सेल वॉल का कभी डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। तो जब ये डाई एटम्स मरेंगे, मरकर ये जमीन पे यहाँ नीचे सरफेस पे जाके जमा होंगे। और इन डाई एटम्स का अंदर का जो पूरा हिस्सा होगा, अंदर का जो पूरा हिस्सा होगा वो तो गल पच जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो सेल वॉल है, सिलिकेटेड सेल वॉल, इसको कुछ नहीं होगा। तो ये जो सिलिकेटेड सेल वॉल है, ये जो सिलिका है बेसिकली, ये यहाँ सरफेस पे, समुद्र के सरफेस पे जमा होता रहेगा। अब यही चीज चला बिलियंस ऑफ ईयर तक, मिलियन एंड बिलियन ऑफ ईयर तक ये चीज चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दो साल की बात नहीं है, बिलियंस ऑफ ईयर चल रहा है, चल रहा है, हजारों लाखों साल पहले से चलता आ रहा है। और नीचे में बहुत सारे ऐसे जमा हो जाएंगे, कौन, सिलिकेटेड सेल वॉल, डाई एटम्स का जो सिलिकेटेड सेल है वॉल है वो जमा हो जाएगा। और जमा होकर क्या बना देगा, डाई एटोमेशियस अर्थ। इसे हम बेटा क्या कहेंगे, डाई एटोमेशियस अर्थ, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, कीसलगर। ठीक है, और इस कीसलगर का मेन कॉम्पोजिशन क्या होता है, सिलिका। ठीक है, सिलिका प्रेजेंट होता है कीसलगर में। अब ये जो कीसलगर है या डायटोमिशियस अर्थ है, इसका बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल यूज है, कमर्शियल यूज है। जैसे ये कीसलगर यूज होता है फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। जो ऑयल या सिरप होता है ना, उसके फिल्टरेशन में मदद करता है। साउंड प्रूफिंग, अगर आपको किसी कमरे को साउंड प्रूफ बनाना है तो आप कीसलगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोन पॉलिशिंग, स्टोन पॉलिशिंग से पत्थर को चमकाने में काम आता है। हीट इंसुलेशन, हीट इंसुलेशन का काम करता है, क्योंकि जो कीसलगर होते हैं ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अगर आपको कीसलगर को मेल्ट कराना है ना, तो हाई टेम्परेचर देना होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब जाके मेल्ट करेगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि एक लगभग एक लिमिट तक हाई टेम्परेचर को सह सकता है कीसलगर। इसीलिए इसको हीट इंसुलेशन के तौर पे काम में लिया जाता है। जैसे समझो कोई एक फैक्ट्री है जहां पर वाटर को बॉयल किया जाता है कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। और वाटर जब बॉयल होता है तो आपको पता है स्टीम निकलता है, स्टीम, राइट। और ये जो स्टीम है, इस स्टीम को पास कराने के लिए उस फैक्ट्री में बहुत सारे पाइप्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टीम पाइप्स, स्टीम पाइप्स ऑफ बॉयलर्स। ठीक है, बॉयलर्स जहाँ पानी बॉयल हो रहा है और जो स्टीम निकल रहा है, उस स्टीम को पास होने के लिए एक पाइप लगा होता है। अब आप बोलो, जो बेटा पानी से ज्यादा गर्म, बॉइलिंग वाटर से ज्यादा गर्म उसका स्टीम होता है। बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है ना, फिजिक्स में पढ़ोगे आप, बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर स्टीम में होता है। ठीक है, तो जब ये स्टीम पाइप के थ्रू जाएगा तो पाइप को डैमेज कर सकता है, पाइप को लीक कर सकता है, और पाइप से ये स्टीम बाहर निकल सकता है। और फैक्ट्री में प्रेजेंट जो वर्कर है उनको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो ये पाइप फट ना जाए स्टीम के कारण, इसलिए इस पाइप पे कीसलगर की कोटिंग कर दी जाती है, क्योंकि कीसलगर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो स्टीम का हाई टेम्परेचर का इफेक्ट कीसलगर पे नहीं होता, क्योंकि कीसलगर का खुद का ही मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए कीसलगर को हीट इंसुलेशन के तौर पे भी काम में लिया जाता है।
ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्टोर्ड फूड, डायटम्स के अंदर स्टोर्ड फूड होता है ल्यूकोसिन, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है, कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है। और कुछ फैट्स मॉलिक्यूल्स भी होते हैं एज अ स्टोर्ड फूड, और ये फैट्स लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, जो कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट के फैट्स पाए जाते हैं डायटम्स के अंदर, इसीलिए जो डायटम्स होते हैं वो पैसिवली फ्लोट कर सकते हैं। अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले फैट होते तो डायटम समुद्र के सरफेस पे तैर नहीं होते, तैरते ही नहीं, तैर ही नहीं पाते। लेकिन इन डायटम्स के अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट वाले फैट्स है, तो ये आराम से हल्के से होते हैं, ठीक है, हल्की डेंसिटी होती है इनकी, और पानी के सरफेस पे डायटम्स तैरते रहते हैं। ठीक, चलिए इनके अंदर आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखने को मिलेगा, वही क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और जैंथोफिल। जैंथोफिल में भी आप याद रख सकते हैं टाइप फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन एक तरह का जैंथोफिल है। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं डायटम्स के अंदर, ठीक है, जिसके वजह से डायटम्स फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। डायटम्स के अंदर भी बेटा आपको मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयरली देखने को मिलेगा। एक नोट है, बोथ डाइनोफ्लैजिलेट एंड डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और डाइएटम्स दोनों के दोनों फाइटोप्लैंक्टन्स के कैटेगरी में आते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, जू प्लैंक्टन्स क्या है, ये आप इकोलॉजी में पढ़ोगे। ठीक है, बस अभी के लिए इतना याद रखो, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर ही डाइनोफ्लैजिलेट एंड डाइएटम्स आता है। ठीक है, और डाइएटम्स भी बेटा एक तरह का प्रोड्यूसर ही है, फाइटोप्लैंक्टन के अंदर आ रहा है तो एक तरह का प्रोड्यूसर है। चीफ प्रोड्यूसर है ओशन का डाइएटम्स, याद रखिएगा, जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन करा दूं, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। डाइनोफ्लैजिलेट मेनली मराइन, डिफरेंट कलर का होता है, क्यों, क्योंकि बहुत तरह तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर के डाइनोफ्लैजिलेट आपको देखने को मिलेंगे। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाहर की तरफ ऐसे यहाँ पे आपको सेलुलोजिक सेल वॉल देखने को मिलता है, सेलुलोजिक सेल वॉल पे आपको सख्त सेलुलोजिक प्लेट्स देखने को मिलेंगे, जिसके वजह से हम कहते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट जो है इनका सेल वॉल प्लेटेड होता है, जिसके वजह से इनका नाम पड़ गया आर्मर्ड एल्गी। एल्गी क्यों बोला, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लिनियस अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये 3 फीचर है तो वो एल्गी कहलाता है, ऐसा लिनियस चाचा बोल के गए थे, तो हमें अब फॉलो करना पड़ता है। मूवमेंट कैसा होता है डायनोफ्लैजिलेट का, विप लाइक, ड्यू टू द विप लाइक मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, वॉर्लिंग विप मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, वॉर्लिंग विप मूवमेंट। ठीक है, दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। दे आर यूकैरियोट्स, जिनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसीलिए इन्हें हम मीजोकैरियोट्स भी कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट को। न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोफाइट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, जिसके वजह से फोटो, और ये क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ए, सी एंड ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होता है। स्टोर्ड फूड क्या होता है, इनके अंदर स्टार्च होता है, मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयरली देखने को मिलता है। स्पेशल पॉइंट याद रखिएगा, इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, इनके अंदर फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि जनरेट करते हैं लाइट आफ्टर सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसीलिए बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है, तो इनका और भी नाम है, जैसे फायर एल्गी, नाइट लाइट। गोनियोलैक्स जो होता है ऐसा डायनोफ्लैजिलेट है जो कि रेड कलर का होता है, और जब ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है यानी कि ब्लूम करता है तो रेड टाइड कॉज होता है, यानी कि सरफेस ऑफ सी अपीयर्स रेड। गोनियोलैक्स एंड जिम्नोडिनियम ब्लूम करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और ये टॉक्सिन जब जब फिशेस खाती है तो उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि हार्म एक्वाटिक लाइफ एंड फिशेस। और उन्हीं फिशेस को अगर ह्यूमंस ने खा लिया तो ह्यूमंस के अंदर पैरालिसिस हो सकता है। तो फूड चेन के थ्रू टॉक्सिन जो है, गोनियोलैक्स और जिम्नोडिनियम का टॉक्सिन जो है वो ह्यूमन के अंदर एंटर करता है। नॉक्टिलुका एक ऐसा डायनोफ्लैजिलेट है जिसे सी घोस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है, रात को चमकता है तो भूत की तरह नजर आता है समुद्र में। ठीक है, क्राइजोफाइट में हमने देखा एक डेस्मिड एक डायटम से, डेस्मिड जो होता है हैप्लॉइड होता है, डायटम डिप्लॉयड होता है, डेस्मिड को गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है, डायटम्स को पर्ल ऑफ ओशंस भी कहा जाता है। दो ग्रुप है जो क्राइजोफाइट्स के अंदर हमें पढ़ना है, मेनली हमें किसको पढ़ना है, डायटम्स को पढ़ना है। अच्छा, इन जनरल क्राइजोफाइट्स मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। बात करते हैं डायटम्स की, डायटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन के, फाइटोप्लैंक्टन्स कैटेगरी में आते हैं। डायनोफ्लैजिलेट भी फाइटोप्लैंक्टन्स कैटेगरी में आते हैं। डायटम्स की बॉडी दो हिस्सों में बटी होती है, दो ओवरलैपिंग शेल होता है, जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर देखो ये दोनों जो शेल है एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, और इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए और सी होता है, और जैंथोफिल में फ्यूकोजैंथीन होता है, जिसकी वजह से डायटम्स फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक, स्टोर्ड फूड क्या होता है, ल्यूकोसिन, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है। फैट्स होता है जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, जिसकी वजह से डायटम पैसिवली फ्लोट कर पाती है समुद्र के सरफेस पे। ये देखो यहाँ पर
सेल वॉल कैसा होता है? सेल्यूलोजिक होता है, सेलुलोज का बना होता है और सेल वॉल में ही पाया जाता है सिलिका पार्टिकल्स जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। और सिलिका पार्टिकल्स किसके अंदर पाया जाता है? सेल वॉल के अंदर। तो हम कहते हैं डायटम का जो सेल वॉल है, सिलिकेटेड सेल वॉल है। और इसमें कीसल घर पाया जाता है। कीसल घर का मतलब क्या होता है? डायटोमिशियस अर्थ, सॉरी, सिलिकेटेड सेल वॉल जो है वो कीसल घर को बनाता है। कीसल घर क्या होता है? डायटोमिशियस अर्थ। कैसे बनाता है? यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस मैंने समझाया था। कहाँ पे बनता है ये कीसलगर या डायटोमिशियस अर्थ? एट बॉटम ऑफ सी सरफेस। इसका मैंने आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी समझाया था। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में काम आते हैं, साउंड प्रूफिंग में काम आते हैं, स्टोन पॉलिशिंग में काम आते हैं, और एज अ हीट इंसुलेशन भी यूज किया जाता है। मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं बाय बाइनरी फिजन, और रेयरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दोनों ही डायनोफ्लैजिलेट एंड डायटम्स कम अंडर फाइटोप्लैंक्टन्स कैटेगरी। अब आगे बेटा बात करते हैं हम यूग्लिनॉइड्स की। चलो, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं, देखो, उनके बारे में एक चीज समझो। प्रोटिस्टा किंगडम जो होता है ये टफ होता है फॉर टैक्सोनॉमिस्ट टू क्लासिफाई। मैंने कहा था मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंजाई किंगडम। इन पांचों किंगडम में से सबसे ज्यादा टैक्सोनॉमिस्ट को डिफिकल्टी होती है जिस किंगडम को समझाने में, क्लासिफाई करने में, वो है प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्टा किंगडम का कोई बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर भी कोई आपसे पूछ ले प्रोटिस्टा किंगडम का ऐसा कौन सा मेंबर है जिसको क्लासिफाई करने में और भी ज्यादा टफ लगता है टैक्सोनॉमिस्ट को, तो वो है यूग्लिनॉइड्स। देखो, प्रोटिस्टा किंगडम इज टफ फॉर टैक्सोनॉमिक टू क्लासिफाई। ठीक है, प्रोटिस्टा में भी यूग्लिनॉइड्स आर टफर टू क्लासिफाई। बात समझ में आई है? आ रही है ना? यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी, ठीक है, जो पानी रुका हुआ है, डैम्प सॉइल, ये हैबिटाट है यूग्लिनॉइड्स के। इनके अंदर प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। प्लांट लाइक यानी कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, एनिमल लाइक यानी कि ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। तो यूग्लिनॉइड्स के अंदर प्लांट लाइक, एनिमल लाइक दोनों ही कैरेक्टर है, तो हम कहते हैं यूग्लिनॉइड्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनफैक्ट यूग्लिनॉइड्स जो है इसी का पोजीशन लीनियस ने नहीं बताया था। लीनियस अपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये बता ही नहीं पाया था कि यूग्लिना को प्लांट में रखना है या एनिमल में रखना है। याद आ रहा है? अकॉर्डिंग टू लीनियस उसने दो किंगडम बनाया था, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। लेकिन यूग्लिना का कोई पोजीशन बताया नहीं था कि यूग्लिना को प्लांट में रखे या एनिमल में रखे, क्योंकि यूग्लिना के अंदर प्लांट लाइक, एनिमल लाइक दोनों ही कैरेक्टर्स थे। तो ये एक लीनियस का ड्रॉबैक भी है। सबसे पहले समझाया था ये बात मैं आपको। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। यूग्लिनॉइड का स्ट्रक्चर देखो, ये रहा स्ट्रक्चर। यूग्लिनॉइड जैसा कि वहां मैंने कहा इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बाउंड्री बनाया है। आप बोलोगे सर अभी आपने कहा कि सेल वॉल एब्सेंट है लेकिन आपने एक बाउंड्री बनाया है। बेटा, इस बाउंड्री को हम कहते हैं पेलिकल। पेलिकल जो होता है ये एक फ्लेक्सिबल एंड प्रोटीन रिच लेयर है। सेल वॉल के जगह पेलिकल प्रेजेंट होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि इलास्टिक होता है और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो दो फ्लैजिला यहाँ निकल रहे हैं इस हिस्से से। इस हिस्से को बेटा क्या कहते हैं? रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर या इसे हम कैविटी भी कहते हैं। ये देखो, ये क्या है? रिजर्वॉयर है। इस रिजर्वॉयर के बेस से नीचे से दो फ्लैजिला निकल रहा है। एक फ्लैजिला छोटा सा है, शॉर्ट, जो कि नॉन फंक्शनल है, जिसका कोई काम नहीं है। लेकिन एक फ्लैजिला जो कि रिजर्वॉयर के बेस से निकल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होता है, और यही फ्लैजिला फंक्शनल है, फंक्शनल फ्लैजिलम। फ्लैजिलम सिंगुलर टर्म है, फ्लैजिला प्लूरल टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो यूग्लिनॉइड्स में आपको यहाँ पर एक आई स्पॉट नजर आएगा। बेटा, आई स्पॉट का काम है लाइट को ट्रैप करना, लाइट को डिटेक्ट करना, लाइट को कैप्चर करना। आई स्पॉट का काम ये नहीं है कि क्या कहते हैं, यूग्लिना को चीजें दिखाई देने लग जाए। नहीं, यूग्लिना के अंदर नर्वस सिस्टम उतना डेवलप है नहीं। ठीक है, प्रोटिस्टा बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके पास कहाँ से आंख आ जाएगा? तो जब बच्चे आई स्पॉट पढ़ते हैं ना तो उनको लगता है कि ये यूग्लिना की आंखें हैं। नहीं, यूग्लिनॉइड्स के अंदर आई स्पॉट का काम होता है लाइट को ट्रैप करना, ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाए यूग्लिनॉइड। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की जरूरत है, तो लाइट को ट्रैप करने में आई स्पॉट मदद करता है। और फिर अगर लाइट ट्रैप कर भी लिया तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का भी होना जरूरी है ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाए। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं यूग्लिनॉइड्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में। अभी तक देखो बेटा, अभी तक मैंने कहीं पे भी क्लोरोप्लास्ट की बात नहीं की है, अब जाके पहली बार मैंने क्लोरोप्लास्ट की बात की है।
मोनेरा में मैंने कहीं भी क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया, ना ही साइनोबैक्टीरिया में, ना ही आर्कीबैक्टीरिया में, ना ही टिनोमाइसिटीज में, ना ही यूबैक्टीरिया में, ना ही माइकोप्लाज्मा में। प्रोटिस्टा किंगडम में भी मैंने डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइजोफाइट्स, कहीं पर भी क्लोरोप्लास्ट की बात नहीं की। लेकिन पहली बार क्लोरोप्लास्ट कहाँ देखने को मिला था? प्रोटिस्टा किंगडम के यूग्लिनॉइड्स के अंदर। और इस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो कि हायर प्लांट, एडवांस प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, सिमिलर टू हायर प्लांट, यूग्लिनॉइड्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। साथ ही साथ जैंथोफिल्स भी होता है। जैंथोफिल्स में भी आप याद रख सकते हैं कौन सा टाइप, जियाजैंथिन। ठीक है, चलिए बेटा, इनके अंदर आपको यहाँ पर वैक्यूल्स भी नजर आएगा, जिनका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है। ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर का रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, स्टोर्ड फूड जो होता है वो होता है पैरामाइलम और फैट्स। पैरामाइलम एंड फैट्स याद रखिएगा स्टोर्ड फूड है। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स के अंदर इनका जो बॉडी टाइप है कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे आपको एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। सारी बातें बता दी, कुछ छूटा तो नहीं? देखो, अब ये जो यूग्लिनॉइड है ना बेटा, ये बाइनरी फ्यूजन करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। इस एक्सिस से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये जो एक्सिस मैंने बनाया ना, लॉन्गिट्यूडनली क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन करते हैं। ठीक, चलिए, यूग्लिनॉइड्स का आप एग्जांपल याद रख सकते हैं, यूग्लिना। यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल है यूग्लिना। नोट, अगर आप यूग्लिना को लाइट दो तो लाइट के प्रेजेंस में आई स्पॉट क्या करेगा, लाइट को कैप्चर करेगा, लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा यूग्लिना। लेकिन अगर लाइट एब्सेंट है, ठीक है, और यूग्लिना को न्यूट्रिशन चाहिए, तो यूग्लिना हेट्रोट्रॉपिक हो जाएंगे, प्रीडेटर बन जाएंगे, प्रीडेटर। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर लेंगे और अपना न्यूट्रिशन पूरा करेंगे। ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक होते हैं, लाइट के एब्सेंस में हेट्रोट्रॉपिक हो जाते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि आपको यूग्लिना में देखने को मिलेगा। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाइनरी, मतलब बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन किसके अंदर आता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमेशा बाइनरी फ्यूजन से ही यूग्लिनॉइड्स रिप्रोड्यूस करेंगे। इनमें कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अभी तक नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बीन रिकॉर्डेड येट इन यूग्लिनॉइड्स। अभी तक कोई ऐसा यूग्लिनॉइड्स नहीं मिला जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हो। डाइनोफ्लैजिलेट में कुछ मेंबर है, रेयरली आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। डायटम्स में भी आपको रेयरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। यूग्लिनॉइड्स में अभी तक देखने को ही नहीं मिला है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स जो है बेटा, ये आते हैं क्लास माइजोमाइसिटीज के अंदर। माइजोमाइसिटीज ऐसा क्लास है किंगडम प्रोटिस्टा का जिसके अंदर स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। स्लाइम मोल्ड्स को बेटा फॉल्स फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि फंजाई की तरह इनके अंदर भी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं स्लाइम मोल्ड। सैप्रोट्रोपिक होते हैं, ठीक है, लेकिन है तो भाई यूनिसेलुलर ही, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। फंजाई वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, लेकिन है तो प्रोटिस्टा। तो इसीलिए इसे फॉल्स फंजाई भी कहा जाता है। इसे सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। सैप्रोफाइटिक क्यों? क्योंकि फंजाई की तरह मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, सैप्रोट्रोफिक होता है, तो इसे सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। बेटा, ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं। मेनली डिकम्पोजर है, डिकम्पोज करेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। लेकिन कंज्यूमर्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ स्लाइम मोल्ड्स ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं। तो इसीलिए इन्हें फंगस एनिमल्स भी कहा जाता है। फंगस क्यों? क्योंकि डिकम्पोजर है। एनिमल्स क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स है। इनका आप हैबिटाट देखोगे तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे पाए जाएंगे। मिट्टी में जहां पर डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वहां पे पाए जाते हैं। इनके अंदर दो फेज होता है, एक होता है वेजिटेटिव फेज या सोमैटिक फेज, जहां पर ये ग्रो करते हैं, साइज में बड़े होते हैं, फलते फूलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन फेवरेबल हो तब। और वेजिटेटिव फेज के समय बेटा स्लाइम मोल्ड्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल लेस। स्लाइम मोल्ड अगर वेजिटेटिव फेज में है तो सेल वॉल एब्सेंट है। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सीनोसाइटिक भी कहा जाता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को सीनोसाइटिक कंडीशन भी कहा जाता है। ठीक है, और बेटा ये प्रोटोप्लाज्मिक स्लाइमी मास होते हैं, कैन स्प्रेड टू सेवरल फीट। ठीक है, अगर एक एरिया में एक स्लाइम मोल्ड को रख दोगे तो कुछ दिन बाद वहां कर देखोगे ये स्लाइम मोल्ड फैल चुके हैं पूरे एरिया में, सेवरल फीट तक फैल सकते हैं ये। स्लाइमी मास होते हैं, चिपचिपे मास होते हैं। मास मतलब क्या, वही स्ट्रक्चर होता है इनका। प्रोटोप्लाज्म, अच्छा कहीं पे भी प्रोटोप्लाज्म दिख जाए ना, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है एक सेल से सेल वॉल को हटा दो, बाकी जो भी बचा वो प्रोटोप्लाज्म।
सेल से सेल वॉल को हटा दो तो सेल मेम्ब्रेन बचा, साइटोप्लाज्म बचा, न्यूक्लियस बचा, इन तीनों को ही एक साथ हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल में से माइनस कर दो सेल वॉल, तो जो बचा उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मिक स्लाइमी मास होते हैं, ठीक है, इन्हें हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। नॉट द वन कॉजिंग मलेरिया, आगे जाके आप एक तरह का और प्लाज्मोडियम पढ़ोगे जो कि मलेरिया कॉज करता है, हम उस प्लाज्मोडियम की बात नहीं कर रहे। ठीक है, प्लाज्मोडियम आगे एक और टर्म आएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ोगे, वो प्लाज्मोडियम और ये प्लाज्मोडियम यहाँ जो पढ़े रहो ये अलग है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर प्लाज्मोडियम का मतलब है प्रोटोप्लाज्मिक स्लाइमी मास ऑफ स्लाइम मोल्ड्स ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज। देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, एनसीईआरटी में आपको मिल भी जाएगा। ये देखो, यहाँ पर क्या है, ये स्लाइम का एक लेयर है, ठीक है, और ये आपको बाउंड्री दिख रहा है, ठीक, ये सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट होता है इनमें, ठीक है। और यहाँ पर बीच में आपको यहाँ पे बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, न्यूक्लियस, क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म होता है न्यूक्लियाई। स्यूडोपोडिया की मदद से ये मूव करते हैं, इनके अंदर मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया की मदद से डेड ऑर्गेनिक मैटर पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन कैसा है इनके अंदर, सेप्रोफाइटिक यानी कि फंजाई लाइक। और सॉइल पे ऐसे मूव कर रहे हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिला लेकिन छोटे छोटे बैक्टीरिया मिल गए, तो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं, पहले डाइजेस्ट करते हैं, फिर सॉरी पहले इंजेस्ट करते हैं, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। तो दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अगर सॉइल पे ऐसे से चल रहा है, ठीक है, ऐसे से चल रहे इनको डेड ऑर्गेनिक मैटर दिख गया तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन ले लिया, या फिर सॉइल पे से चल रहे डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं दिखा लेकिन बैक्टीरिया दिख गया तो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। और ये इनगल्फिंग का जो प्रोसेस है इसे फैगोसाइटोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फैगोसाइटोसिस से अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं उन्हें फैगोट्रोपिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड सैप्रोफाइटिक और फैगोट्रोपिक दोनों होते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब फंजाई लाइक होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, और फैगोट्रोपिक मतलब एनिमल लाइक होते हैं, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। जैसे बैक्टीरिया को पहले इनगल्फ कर लिया, पहले इंजेस्ट कर लिया, इनगल्फ कर लिया, फिर पचाया। समझ में आ रहा है ना? चलो, इनके अंदर स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन होता है। अब आता है रिप्रोडक्टिव फेज, ये बनता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब मान लो अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, फेवरेबल कंडीशन थी तो मस्त स्प्रेड हो रहे थे, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक स्लाइमी मास थे, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो रिप्रोडक्टिव फेज में चले जाते हैं। जैसे ये एक स्लाइम मोल्ड है, ये स्लाइम मोल्ड क्या करेगा, एक फ्रूटिंग बॉडी को डेवलप करेगा, इस फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कब बनता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इस स्पोरेंजिया के अंदर बेटा बनता है बहुत सारे स्पोर्स, ठीक है। ये स्पोरेंजिया क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रूट का मतलब है स्पोर्स, ठीक है। जैसे एक पेड़ पे बहुत सारे फ्रूट्स लगे होते हैं ना, वैसे इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स है। अब क्या होगा, ये जो स्पोर है इसके स्पोर के बारे में कुछ यहाँ पे बातें लिखी गई है। इन स्पोर्स में ट्रू वॉल प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल वॉल आपको देखने को मिलेगा, ट्रू सेल वॉल, ठीक। तो वेजिटेटिव फेज के समय सेल वॉल नहीं होता, लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज के समय तो सेल वॉल होता है। हाईली रेजिस्टेंट होता है ये स्पोर, ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट है क्योंकि सेल वॉल है। डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट या विंड, जैसे ये स्पोरेंजिया फटता है, मैच्योर हो गया स्पोरेंजिया, फटा तो अंदर से स्पोर जो है वो ऐसे जैसे फटेगा ना, स्पोर बिखर जाएंगे और हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, स्पोर्स कम आउट आफ्टर स्पोरेंजिया बर्स्ट, जैसे फ्रूटिंग बॉडी स्पोरेंजिया बर्स्ट हुआ, स्पोर बाहर निकले और ये स्पोर डिस्पर्स्ड हो गया बाय एयर करंट और अलग अलग जगह पहुंच गया और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गए, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फेज के समय क्या हुआ, स्पोर बना, स्पोर में सेल वॉल प्रेजेंट है, और ये कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन के समय। फेवरेबल कंडीशन के समय क्या होता है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन सेल वॉल नहीं होता, प्रोटोप्लाज्मिक स्लाइमी मास है, ठीक है, इसे हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। ऑलराइट, चलिए, स्लाइम मोल्ड का एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो, फाइसेरम, ठीक है, फाइसेरम। तो बेटा यहाँ पे हमने प्रोटिस्टा कंप्लीट किया, प्रोटिस्टा किंगडम हमारा होता है कंप्लीट। अगले लेक्चर से हम बात करेंगे फंजाई किंगडम के बारे में, फंजाई किंगडम के बारे में। तो यहीं पे बेटा ये लेक्चर होता है समाप्त। आई होप आपको प्रोटिस्टा किंगडम अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होगा तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो आपकी इजाजत लेना चाहूंगा बच्चों, थक गया हूँ, गर्दन भी थोड़ा दुख रहा है, पानी वानी पीऊंगा, रेस्ट करूंगा, तो बाय, थैंक यू, टेक केयर।